हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की न्यूज़ और रियल एस्टेट के करंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। आज हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी, हमारे प्री कॉन स्पेशलिस्ट अंशुमन सिंह जी और हमारे रीसेल के स्पेशलिस्ट राकेश पटेल जी। और आज का हमारा टॉपिक जो सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि वो है कि हु क्रैश द रियल एस्टेट मार्केट की जो आज सिचुएशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं पहले परवीन जी से पूछ के कि परवीन जी, आपको क्या लगता है कि मार्केट में आज कल जो हो रहा है वो किसके लिए, मतलब कौन जिम्मेदार है इसका? क्या बैंक्स जिम्मेदार हैं, क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इस क्रैश के लिए? जतिन, ऐसा है कि जो पहली बात तो ये है कि ये जो मार्केट है रियल स्टेट की, इसमें मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि क्रैश की बजाय ये हम कह सकते हैं कि मार्केट ड्रॉप हुई है, मार्केट में प्राइसेज ड्रॉप हुए हैं। क्रैश का मतलब होता है कि जैसे मार्केट बिल्कुल ही नीचे आ जाए। तो मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मार्केट क्रैश हुई है। मार्केट में क्या कह सकते हैं हम कि मार्केट ड्रॉप हुई है, मार्केट में प्राइसेज ड्रॉप हुए हैं। और वो जो ड्रॉप है वो रहा है 25 से 30% तक, जो ओवरऑल हम पहले की जो प्राइसेज थी उसके मुकाबले अगर हम देखें। तो अब बात ये है कि ये मार्केट की जो सिचुएशन आई है, जो मार्केट में प्राइसेज ड्रॉप किए हैं, या कोई इसको क्रैश बोल दे, जैसा भी कोई नाम देना चाहे, तो इसमें मल्टीपल रीजंस हैं जो हमें नजर आए हैं कि इसमें मल्टीपल चीजों ने पार्ट प्ले किया है। इसमें पार्टली कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी रही हैं, पार्टली चीजें बैंकिंग सिस्टम से भी रही हैं, पार्टली चीजें लोगों की तरफ से भी रही हैं, उनकी कुछ मिस जजमेंट्स रही हैं चीजों के बारे में। और पार्टली थोड़ा बहुत पार्ट जैसे हम कह सकते हैं कि जो रियल स्टेट प्रोफेशनल्स थे वो भी मार्केट की चीजों को कईयों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और वो भी कई बार क्या होता है कि वो टाइमली चीजों को नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज के बारे में जिसका रहा है, इसमें सभी लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का इस चीज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐसे रहा जतिन के, जो मार्केट थी ये वाली, इसमें जब कोविड की प्रॉब्लम आई, कोविड की प्रॉब्लम में जो इंटरेस्ट रेट है ऑब्वियसली नीचे चले गए थे काफी। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे गए तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि लोगों के लिए उनका जो कैश फ्लो था, जब जो फंड्स थे उनके पास थोड़ा ज्यादा थे, हालांकि उनको उस टाइम पे जरूरत थी इन चीजों की, ऐसी बात नहीं कि उनको रिलीफ की जरूरत नहीं थी। बट कई बार क्या चीजें होती हैं कि वो चीजें इस तरीके से होती हैं कि वो अच्छा साबित होने की बजाय वो चीजें खराब तरीके में चले जाती हैं। और उस टाइम जो बैंक ऑफ कनाडा था उनका भी ये था कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे जल्दी, और कई लोग उस चीज को भी मिस जज कर गए। और उस चीज में अगर मैं कहूं कि अब जैसे हम प्रोफेशनल्स लोग हैं जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं या रियल स्टेट इंडस्ट्री में हैं, वो भी इन न्यूज के ऊपर रिलाई करते रहे, और वो न्यूज के ऊपर रिलाई करते करते वो भी लोगों को वैसे ही कन्वर्सेशन करते रहे कि लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है वो भी सभी यही बात कहते थे कि भी चलो इन्वेस्टमेंट, हालांकि इन्वेस्टमेंट लेनी अच्छी बात है, हम भी यही बात कहते रहे हैं हाँ हमारे क्लाइंट्स के साथ। तो उसमें क्या है कि ये जो चीज है, एक मल्टीपल चीजें इकट्ठी होकर हम इस प्रॉब्लम में पहुंचे हैं। इसमें कोविड ने पार्ट प्ले किया, इसमें जैसे कह लीजिए कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही कि वो जज नहीं कर पाए मार्केट की सिचुएशन को। बैंक ऑफ कनाडा के लिए जरूरी बन गया कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लोगों को भी ये लग रहा था कि पिछले बहुत सालों से जो मार्केट है हमेशा ऊपर जा रही थी, उनको ये लग रहा था कि अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छी रिटर्न आएगी। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच ज्यादा कर लिया। कई लोगं की इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितना उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच करके इन्वेस्टमेंट्स बाय की, जब बड़ी प्रॉपर्टीज बाय कर ली। और उसके साथ जो
हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारी इंडस्ट्री में भी क्योंकि हम दूसरी चीजों की इंफॉर्मेशन या डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं, तो हम भी उस डेटा के ऊपर रिलाई करके हम लोगों के साथ वैसे ही बात करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल चीजें जो हैं उनका कॉम्बिनेशन से हम इस प्रॉब्लम में आए हैं जो इस सिचुएशन में है। और इसके साथ साथ और भी बड़े फैक्टर्स हैं, ये तो हम बड़े जैसे कह लो कि जो मेजर फैक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बड़े फैक्टर्स रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, घरों के जो प्राइसेज हैं मतलब वो काफी इसलिए भी शूट किए कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई बिल्डर्स की, और बड़ी जगह पे डेवलपमेंट चार्जेज बढ़े, और जो हमारा जो जहाँ पे डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो डेवलपमेंट वाले पार्ट का भी काफी उसमें मेजर रोल है कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो बड़ा स्लो रहता है। उसकी वजह से जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई, सप्लाई श्रिंक कर गई, मार्केट में इन्वेंट्री कम थी। मार्केट में इन्वेंट्री कम होने की वजह से लोगों में और डर बैठ गया कि चाहे हमें शायद घर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में फियर और ग्रीड भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि सभी लोग, क्योंकि आप मार्केट की सिचुएशन को देखते हो, आप ऐसा नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज कैसे होगी। तो ये जो मार्केट हुई है, ऐसे जो मल्टीपल चीजें इकट्ठी होके, उसमें हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि काफी चीजें इकट्ठी हुई, काफी चीजों का योगदान रहा। वो सारी चीजें इकट्ठी होने की वजह से आज हम इस सिचुएशन में हैं जो पहुंचे हैं, कि इसको चाहे हम मार्केट में प्राइस ड्रॉप कह लें, या मार्केट शिफ्टेड कह लें, या क्रैश्ड कह लें, जो मर्जी हम इसको कह लें, डेफिनेटली हम सभी लोग इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचे हैं ये सारी चीजों के इकट्ठे होने की वजह से। बहुत अच्छा समझाया प्रवीण जी आपने। प्रवीण जी, आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी जो आजकल बहुत ही लोग चर्चा में हो रही है कि ऐसा प्रपोज्ड है कि टोरंटो में 50% से डेवलपमेंट चार्ज बिल्डर के लिए बढ़ने वाले हैं। और अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग छोड़िए, रेंटल मार्केट भी क्रैश होने वाली है। तो इस पे आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, डेवलपमेंट चार्जेज का ऐसा है कि जो टोरंटो में डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो ऑलरेडी ज्यादा थे और आने वाले टाइम में और बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि न्यूज बात है कि अराउंड 20% के करीब डेवलपमेंट चार्जेज और बढ़ जाएंगे टोरंटो में, विच इज ए सब्सटेंशियल अमाउंट। और ये जो डेवलपमेंट चार्जेज यहाँ के लिए टोरंटो में नहीं बढ़े, ये बाकी जगहों पे भी बढ़े हैं। अंशुमन इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं, वो प्री कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में डील करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अंशुमन जी जो डेवलपमेंट चार्जेज है इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर? देखिए, डेवलपमेंट चार्जेस में ऐसा है कि जो टोरंटो में ये बता रहे हैं कि 20% इंक्रीज करने का है, बट वहाँ पे ऑलरेडी जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ज्यादातर बिल्डर एज एन इंसेंटिव डेवलपमेंट चार्जेस को कैप करके देते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट्स पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा अंटिल उनके पास कैपिंग है जो आने वाली होएगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में डेवलपर्स को फर्क पड़ेगा, तो जो नए लॉन्चेस आएंगे उसमें प्राइस और बढ़ा के उनको लाना पड़ेगा डेवलपर्स को। इवेंचुअली तो जो पब्लिक के ऊपर प्रेशर तो आएगा ही आएगा जी। मतलब अगर डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ते हैं, क्योंकि अगर कोई डेवलपर है तो वो डेवलपर भी जो प्राइसेस हैं, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी बढ़ गई है 2020 से लेके 2024 तक, उसके ऊपर अब डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ेंगे। तो सेम जो यूनिट पहले लॉन्च करते वो प्राइस में अराउंड से 600-700 वही इंक्रीज हो जाएंगे प्राइस। तो इसलिए क्लाइंट्स पे अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा ही प्राइस का, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपको एक चीज और क्या लगती है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है उनके ऊपर इस इंक्रीज का इम्पैक्ट नहीं रहेगा? हाँ, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट में बुक किया है हाई राइज में, ज्यादातर में देखा गया कि इंसेंटिव एज एन इंसेंटिव डेवलपर कैपिंग करके चलता है डेवलपमेंट चार्जेस की। तो अगर वो कैपिंग है तो उससे ज्यादा वो उनसे चार्ज नहीं कर पाएगा, डेवलपर को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो उस केस में ये है। बट आने वाले टाइम में देखो जतिन, ये बात तो जरूर है, कोई भी टैक्स बढ़ता है, कोई भी टैक्स बढ़ता है, चाहे वो म्यूनिसिपल टैक्स है, चाहे वो डेवलपमेंट टैक्स है, चाहे वो किसी और तरह का टैक्स है, इवेंचुअली तो टैक्स पब्लिक ने ही देना है, आम लोगों ने ही देना है, राइट? तो जैसे ये नो डाउट ये टैक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होता है, दैट्स व्हाई जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस चार्ज करती है। बट अब थोड़ा सा चैलेंज मेरे को क्या लग रहा है, जो लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, कि लोगों की इनकम इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही जितनी तेजी से टैक्सेज और चीजें बढ़ रही हैं।
तो उसमें एक जो सबसे नेगेटिव चीज हो रही है वो मेरे को ये लग रही है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे काफी नीचे आ रहा है। लोगों को अपनी इनकम के अंदर, मतलब जितनी उनकी अंदर उनके पास इनकम है, उतनी इनकम के अंदर उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी मतलब ठीक पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं आज से 15-20 साल पहले की, तो खास करके जीटीए में या कनाडा की अगर हम बात करते हैं कि जो आदमी कोई मिनिमम वेज के ऊपर भी काम करता था तो उनकी एक डिसेंट लिविंग होती थी, जो मिनिमम वेज के ऊपर भी काम करता था। अब डे बाय डे क्या हो रहा है कि ये चीजें इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन का पार्ट है, प्रॉपर्टीज महंगी हो रही हैं, गैस महंगी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग अप। तो जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है डे बाय डे, उनके लिए वो चीज काफी मुश्किल होती जा रही है। इवेंचुअली जब डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका पब्लिक के ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। ओके, राइट प्रवीण जी, थैंक यू। प्रवीण जी, जो हमारे से दर्शक जानना चाहते हैं आज, हमें बहुत क्वेश्चंस आए, लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट सपोर्ट किसको कर रही है, कौन बेनिफिट ले रहा है इस मार्केट का, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो जतिन, ऐसा है कि मार्केट ये है, जब भी कोई चीज खराब होती है ना, देयर इज ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं हर मार्केट में। और जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा दिन नहीं रहता, दिन के बिना रात नहीं होती, रात के बिना दिन नहीं होता। तो ये नेगेटिव के बिना कभी पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव के बिना नेगेटिव नहीं होता। अब अगर हम बात करें, जब मार्केट ऊपर जा रही थी उस टाइम पे हम काफी लोगों को ये चीज अच्छी लग रही थी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ओन करते थे कि यार घरों के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारी इक्विटी इकट्ठी हो रही है। अगर कोई सेल करता था तो दे वर एबल टू कैश गुड इक्विटी, राइट। अच्छी चीज हो रही थी मार्केट में। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मार्केट में वो चीज अच्छी हो रही थी और जो इसके साथ इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस को भी काफी अच्छी हेल्प मिल रही थी उस चीज से। बट उस टाइम पे एक चैलेंज भी आ रहा था मार्केट में। वो चैलेंज क्या आ रहा था कि जो बायर इस मार्केट में एंटर करना चाह रहे थे, रियल स्टेट मार्केट में, जहां जो बायर अपनी प्रॉपर्टी को अपसाइज करना चाह रहा था या चेंज करना चाह रहा था, उनके लिए वो मार्केट बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। वो कैसे डिफिकल्ट हो रही थी? जो एंटर करना चाह रहा था वो तो एंटर ही नहीं कर पा रहा था उस मार्केट में, और जो अपसाइज करना चाहता था, प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता था, उसके अंदर बहुत बड़ा फियर होता था कि मैंने यार अपना घर बेच दिया, आगे अगर मुझे ना मिला। आज वो अपना घर बेच देते थे, आगे लेने के लिए जाते थे। बहुत से हमने ऐसे भी लोग देखे हैं उस टाइम पे जतिन कि जिन्होंने पहले अपना घर बेच दिया। आई एम श्योर अंशुमन एंड राकेश जानते होंगे, बहुत से लोग वी कम अक्रॉस, और बाद में वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाए। मतलब मार्केट ऐसे उनके हाथों से निकल रही थी, इतनी तेजी से ऊपर जा रही थी। तो हर मार्केट में कोई ना कोई चीज अच्छी होती है, हर मार्केट में कोई ना कोई चीज खराब भी होती है। तो ये जो मार्केट है, आज की जो मार्केट है, जिसमें कि जैसे प्राइसेज की एडजस्टमेंट हुई है, इसमें बहुत से लोगों ने अपनी इक्विटीज लूज की है, बहुत से लोगों ने। अब होता क्या है कि आप लक कह लो या टाइमिंग कह लो, जो भी है, कोई मार्केट की किस साइकिल में फंस जाता है, कोई मार्केट की किसी और साइकिल में फंस जाता है। जब पहले प्राइसेज ऊपर जा रहे थे, कहीं तो कैश कर गए उस टाइम पे, कहीं उस मार्केट में स्टक हो गए। अब क्या हुआ? अब जैसे लोगों की इक्विटी नीचे जा रही है, अब जिनको अब घर बेचना पड़ रहा है किसी भी कारण से, वो अपनी इक्विटी को लूज कर रहे हैं। जो अभी सस्टेन कर पा रहे हैं, उनको मेंटेन कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को, वो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इक्विटी को रिकवर कर जाए। बट इस मार्केट में जो एक चीज अभी एडवांटेज वाली लग रही है मेरे को, वो ये लग रही है कि जो बायर्स हैं, खास करके जो बायर्स मार्केट में एंटर करना चाहते थे, उनके लिए ये मार्केट उनको काफी हेल्प कर रही है मार्केट में एंटर करने के लिए। एक तो नंबर 1 ये चीज है। नंबर 2 दूसरी ये चीज है कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज को अपसाइज करना चाह रहे थे, अपसाइज अकेला प्रॉपर्टी नहीं होती जतिन के भी हमने घर बड़ा कर लिया तो हम उसको अपसाइज बोलते हैं कि हाँ जी, पहले हम 2000 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, अब हम 3000 के मूव हो गए तो हम अपसाइज कर गए। अकेली प्रॉपर्टी अपसाइज नहीं होती, नेबरहुड्स भी अपसाइज होते हैं, अपग्रेड होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं, आप किसी और नेबरहुड में अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी बेटर नेबरहुड में जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों की बच्चों के स्कूल की वजह से अलग अलग डिफरेंट स्कूल एरियाज की प्रेफरेंस होती है,
उनके लिए पहले अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरे नेबरहुड में जाना, अकेला अपसाइज करना, साइज बड़ा करना नहीं है, मतलब दूसरे नेबरहुड में भी जाना उन लोगों के लिए चैलेंज हो रहा था। तो ये जो मार्केट है, ये मार्केट उन सभी लोगों को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, या जो अपना नेबरहुड अपसाइज करना चाहते हैं, या कोई अपना नेबरहुड चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें आज फिजिबल हो रही हैं वो उस मार्केट में काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे मार्केट में कोई ना कोई चीज अच्छी होती है, कोई खराब होती है, कोई खराब होती है, तो उसके साथ कोई ना कोई चीज अच्छी भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण जी। प्रवीण जी, मैं अंशुमन जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों ने हमसे बहुत बारी पूछा। अंशुमन जी, पहले जब बिल्डर के पास जाते थे लो राइज लेने के लिए लाइनें लगी होती थी, प्रोडक्ट बिल्कुल भी कोई भी घर अवेलेबल ही नहीं होते थे, और आज देखें तो हर बिल्डर के पास घर अवेलेबल है। तो इस मार्केट में असली कौन से प्रोजेक्ट है इसका बायर इस टाइम फायदा उठा सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा जो प्रवीण जी बता रहे थे। अगर हम देखें कि कोविड से पहले 2020 में जो प्राइस थे, कोविड के बाद ऑलमोस्ट उनमें 35 to 50% का इंक्रीज हुआ था। आज जो करेक्शन हुआ है वो अराउंड 20 to 25% है। तो अभी भी उस प्राइस पे नहीं गिरे मन। जिन लोगों ने घर तब खरीद लिए थे अभी भी वो पॉजिटिव में है। तो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे, जो मिस कर गए थे जब मार्केट बढ़ा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर करने के लिए। अब जैसे आप प्री कंस्ट्रक्शन का पूछ रहे हो, तो जो डिटैच हाउसेस ब्रैम्पटन नॉर्थ साइड में 1.8 से लेके 2.2 मिलियन के बिक रहे थे, अब वही बिल्डर्स इस समय ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि 300 to 400,000 का करेक्शन करके अब वो रीलॉन्च कर रहे हैं उन्हीं लॉट्स को। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग टाउन हाउस में या सेमीज में रह रहे हैं उनके लिए अपग्रेड करने के लिए, और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी एंटर करने के लिए। ओके, थैंक यू अंशुमन जी। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Q Wireless and Computer. अपने तमाम devices, phones, iPads, tablets, MacBooks और laptops के repairs और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-1000
9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeyes Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा पे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमारे से रियल एस्टेट के टॉपिक पे, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 और हमारा ऑफिस के नंबर पे 416-910-8923 पे। तो आज हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मार्केट का क्रैश जो लोग कह रहे हैं ये हुआ है, वो उसका कौन मेजर रीज़न है। बट क्रैश की जगह मैं पहले हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट राकेश पटेल जी से पूछना चाहता हूँ कि इस मार्केट में क्या असली में बायर इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। राकेश जी, जो मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि जो काफ़ी बायर्स है जो काफ़ी बेनिफिशियल है ये टाइम उनके लिए, क्योंकि उनको हर रेंज की प्रॉपर्टी अपने हिसाब से और उनके एरिया जो उनका प्रीफर्ड एरिया होता है वहाँ पे आज के डेट में मिल सकती है, और उनके जो प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से दे आर गेटिंग क्वालिफाइड एज वेल। अगर हम देखें कि उनके जो इनकम को लेके या जो क्वालिफिकेशन बैंक में होना चाहिए वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो टारगेट अचीव करना होता है प्राइस और नेबरहुड, वो काफ़ी उनको हेल्प कर रहा है ये मार्केट, एंड दे आर एबल टू गेट इट। थैंक यू राकेश जी। हमारा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं प्रवीण जी, जो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, अगर आज की डेट पे जो सेलर्स आपके पास आ रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बहुत हाई प्राइसेस पे ली हुई है, फिर भी वो किसी कारण से प्रॉपर्टी इस टाइम बेचना चाहते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप तो उनको उनसे ज़्यादा ही पैसे दिलाएंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? देखो जतिन, ऐसा है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, राइट, मतलब एज ए सेलर हर सेलर चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम उनको प्राइस मिले, और हर बायर ये चाहता है कि उनको प्रॉपर्टी का कम से कम प्राइस मिले। एक नॉर्मल बात है एज ए बायर सेलर। अगर हम लोग भी सेलर होंगे तो हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम बायर होंगे तो हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कम प्राइस में। इसमें नथिंग रॉन्ग विद दैट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है किसी सेलर का एक्सपेक्ट करना ज़्यादा प्राइस के लिए और किसी बायर का एक्सपेक्ट करना कम प्राइस के लिए। जो एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल है वो क्या पार्ट प्ले करता है इस चीज़ में, वो मैं आपको बताता हूँ, और वही पार्ट हम प्ले करते हैं इस बिजनेस में। हम क्या करते हैं जतिन के, जैसे ही कोई सेलर हमारे साथ बात करता है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है,
बट एट द सेम टाइम हम ये भी उनके साथ डिस्कस करते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, राइट? और हम उनको ये बात बताते हैं और कन्वे करते हैं कि मार्केट की कंडीशन ये है, इस मार्केट की कंडीशन में हमें इस प्राइस रेंज की लग रही है कि आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। और ऑब्वियसली हम कोई भी प्राइस रेंज बताएंगे, उनकी हमेशा यही प्रेफरेंस होएगी एज ए सेलर कि हमें उसकी हायर रेंज मिले, ना कि लोअर रेंज मिले। नथिंग रॉन्ग विद दैट। और जैसे कोई बायर हमारे साथ प्रॉपर्टी बाय करने की बात करता है तो हम उसको बताते हैं कि इस मार्केट में इस तरह की प्रॉपर्टीज इस रेंज में बिक रही है। और उसमें क्या होता है कि जो बायर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को लोअर रेंज मिले। अगर हमने मान लो किसी को कोई चीज बताई है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है मिलियन से लेकर $1,50,000 है, तो सेलर हमेशा यही चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी $1,50,000 पे बिके, बायर हमेशा चाहेगा कि मेरे को प्रॉपर्टी जो $1,000,000 पे मिले, राइट? ये एक नॉर्मल बात है। बट एज ए रियल स्टेट एजेंट हम उनको एक रेंज बताते हैं और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि उनकी मोटिवेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोई सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वो कहते हैं कि हम प्राइस के आने की वेट करेंगे। कई सेलर हैं उनको ये लगता है कि नहीं, प्रॉपर्टी को हमें सेल करना जरूरी है, वो उसकी लोअर रेंज में भी नेगोशिएट कर जाते हैं। मतलब जो आपका पार्ट है एज ए रियल स्टेट प्रोफेशनल वो ये है कि आप उनको सही इंफॉर्मेशन दें और सही इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनकी सिचुएशन भी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। बायर भी आपके साथ सिचुएशन डिस्कस करता है, सेलर भी डिस्कस करता है, जब आप उनको जिस तरफ से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप बायर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सेलर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि उस केस में आप उनको यही चीज गाइड करते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है मार्केट में इस रेंज में है, राइट? अब सेलर आपको बताता है कि नहीं प्रवीण, मैं जतिन, मैं इस रेंज से नीचे नहीं जाऊं,